हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं साइंस में मैंने कल आपको वर्तुल गति के बारे में इसमें दिया था, जिसमें मैंने आपको कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण के बारे में बताया था। हालांकि इसमें और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन वो आपके कोर्स से बाहर हैं, इसलिए हम उनको नहीं बता रहे हैं। और मैं इसमें आपको एक बता रहा हूँ अवकेंद्रीय त्वरण, कि अवकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। जो जब कोई भी वस्तु वर्तुल गति करती है तो अगर वो समान चाल से चल रही है तो इसकी चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वेग में ज़रूर परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, उसकी परिमाण के द्वारा, परिमाण को बदलें या फिर उसकी दिशा को बदलें। अब जब समान चाल से चल रहा है तो उसके परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वेग की दिशा बदल रही है। इसका अर्थ ये है कि उसमें एक त्वरण है जो है। तो जब दिशा में परिवर्तन होता है वेग की में, तो वस्तु के अंदर त्वरण होता है, और ये जो त्वरण होता है वो हमेशा वर्तुल केंद्र की ओर, यानी जो वृत्ताकार पथ होता है उसके केंद्र की ओर काम करता है। इसलिए हम इस त्वरण को अवकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। आप मेरे वीडियो को अपने जितने भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी मित्र हैं जो आपके 11वीं साइंस में पढ़ते हैं और ये फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं अपने घर बैठे, तो आप इनको वीडियो भेजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए, अवकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई वस्तु इस तरीके से गति कर रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका केंद्र है O, और ये इसकी रेडियस है R, त्रिज्या। मान लो किसी समय कण यहाँ पर होता है, जो ये पॉइंट P1 पर, यहाँ पर इसका वेग मान लेते हैं, ये है इसका V1, और मान लीजिए कि ये डेल्टा t समय में ये कण यहाँ पहुँच जाता है, ये इसका यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर इसका वेग होता है इस तरीके से V2। तो क्या है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, उस पर जितनी भी, हर पॉइंट पर अगर आप इस पर रेखा खींचेंगे तो वो वेग की दिशा को व्यक्त करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेग इस तरीके से है, यहाँ वेग इस तरीके से है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर। तो यानी क्या है कि वर्तुल गति के प्रत्येक पॉइंट पर वेग की दिशा बदलती है, इसलिए वस्तु में त्वरण होता है जो ये। तो अब हम इसी को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ले लें, इस लाइन को, ये B1 दिखाया है, तो आप यहाँ पर इसका ये पॉइंट इसका B1 होगा, तो ये B1 को व्यक्त कर रहा है। ये यूँ इसका B2 है, तो हम इसके समानांतर रेखा यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका B2 है। अब B1 B2 और इसको हम ऐसे मिला दें, ये है इसका डेल्टा V, और ये इसका जो कोण यहाँ पर बनता है, ये कोण इसका ये डेल्टा थीटा है, तो ये कोण भी यहाँ पर डेल्टा थीटा होगा। तो यानी कि ये जो हमने यहाँ पर ये देखें त्रिभुज OP1 P2, और यहाँ पर इसके हम नाम डाल रहे हैं, इसके ये है आपका OA, और इसको B डाल रहे हैं यहाँ पर OAB, और ये त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं दो ही।
तो मान लेते हैं जब कोई कण वर्तुल गति करता है तो उसके वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होती है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जो सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होता है। इसे अविकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहते हैं। जब कोई कण वर्तुल गति करता है तो उसके वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होती है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जो सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होता है। इसे अविकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहते हैं, क्योंकि त्रिज्या के अनुदिश होता है, इसलिए हम इसको त्रिज्य त्वरण कहते हैं। तो दिखाए गए चित्र अनुसार दिखाए गए चित्र अनुसार मान लेते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इक्वल टू r। समान चाल से गति करते कण का बिंदु P1 व P2 पर वेग क्रम से B1 व B2 है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं त्रिभुज ओ P1 से P2 तक चली गई दूरी, ये इसकी यहाँ पर हम डेल्टा S के बराबर मान लेते हैं। बिंदु P1 से P2 तक चली दूरी इक्वल टू डेल्टा S, और यहाँ पर जो अंतरित कोण है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। त्रिभुज ओ P1 P2 तथा त्रिभुज ओ ए बी
ओ ए बी समान है। तो अब इन समान त्रिभुजों की विशेषता होती है कि जो इनके आधार में का अनुपात होता है वही इनके लंब का अनुपात होता है। तो अभी यहाँ पर क्या ले हैं इसमें, ये ले हैं ए बी अपॉन P1 P2 इक्वल टू, इसकी कोई सी भी एक भुजा ले लें मैं इसमें, जो जैसे यहाँ पर OP1 या इसकी OP2, यहाँ पर OA या OB, तो ये इसका OA अपॉन OP1, आधार बटे आधार, इसको हम यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रायंगल इसका ले लें ये। तो AB का मान इसमें क्या चीज़ है, इसमें हम ये भी देखें तो ये डेल्टा V के बराबर है, डेल्टा V। P1 P2 इसमें क्या है, यहाँ पर से यहाँ तक चली गई दूरी है जो इसकी डेल्टा S है, इक्वल टू OA है इसमें B1 और OP1 है इसमें R। तो डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2। अगर इस हम यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे इसके अंदर तो इसका भुजा प्लस ये भुजा इसका योग इक्वल टू होगा V2 के। तो डेल्टा V का मान आ जाएगा V2 माइनस V1। तो हम क्या करें इसमें डेल्टा V इक्वल टू V1 अपॉन R इंटू डेल्टा S। अब इसको P1 से P2 तक जाने में कुछ समय लगा होगा, तो मान लेते हैं कि ये समय डेल्टा T होता है। अब मैं आपको इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो रेखा आ रही है ये इसके सेंटर की ओर आ रही है, तो ये इसमें वेग में परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से त्वरण की दिशा भी इसकी सेंटर की ओर होगी। तो यानी कि जो अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री त्वरण होता है, वो सदैव इस वर्तुल गति के सेंटर की ओर काम करता है, क्योंकि डेल्टा भी इधर की साइड में आ रहा है इसमें। तो ये भी इसकी त्रिज्या है यहाँ पर। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो परिवर्तन होता है वो इसकी त्रिज्या के अनुदिश होता है इसमें। तो मान लें यदि माना बिंदु P1 से P2 तक जाने में लगा समय इक्वल टू, ये हम डेल्टा T मान लेते हैं। तो हम क्या करें भाई, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें डेल्टा T से भाग दे देंगे। संबंध 1 में दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा भाई डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V1 अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वेग का परिमाण तो एक जैसा रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदलती है सिर्फ। इसका मतलब ये होगा कि V1 और V2 जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं भाई। यहाँ V1 इक्वल टू V2 और हम इसको B मान लेते हैं, वेग V। तो यहाँ पर ये क्या है, परिभाषा अनुसार ये इसका त्वरण है, इसके जो इसको A से व्यक्त करते हैं, A इक्वल टू V1 के स्थान पर V रख दें अपॉन R, और परिभाषा अनुसार ये भी वेग की परिभाषा है इसमें। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू A त्वरण, और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T ये इक्वल टू V, ये है इसका वेग। तो अब आप इसमें देख रहे हैं
ए, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें आर क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके रेडियल यानी त्रिज्य त्वरण कहते हैं इसको, इसलिए इसमें आर शब्द का इसमें आर इसमें सफिक्स के रूप में लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अवकेंद्री त्वरण जो होता है, अगर हम इसको सदिश के रूप में व्यक्त करना चाहें तो ये इस तरीके से होगा। ए आर वेक्टर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप। तो क्या है इसमें कि ये आर की दिशा में है, तो यहाँ पर हम इस आर पर कैप लगा देंगे। माइनस चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि ये त्रिज्या के विपरीत होता है, यानी कि केंद्र की ओर काम करता है, जबकि हम त्रिज्या को केंद्र से बाहर की तरफ नापते हैं। तो इस त्वरण की दिशा त्रिज्या के मापन की दिशा के विपरीत होता है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस चिन्ह लगाया जाता है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा पथ की त्रिज्या के विपरीत होती है। तो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा पथ की त्रिज्या के विपरीत होती है। अब वो एक इसमें देखा कि आपने कि ये त्वरण होता है वो रेखीय वेग के वर्ग के समानुपाती होता है और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि जब कोई वस्तु कम त्रिज्या के वृत्त में गति करती है तो हमें तेज चलती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें एक और रिलेशन बता रहा हूं इसका। रेखीय वेग v इक्वल टू आर ओमेगा, एक ये रिलेशन होता है जो पहले आपके कोर्स में था, अब ये रिलेशन निकाल दिया गया है, इसलिए अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं इसमें। तो जहाँ ओमेगा इक्वल टू कोणीय वेग, मैंने आपको कल कोणीय वेग के बारे में बताया था इसमें। तो अगर हम इस v का मान यहाँ पर रख दें, इसलिए ए आर इक्वल टू माइनस v के स्थान पर आर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसको यहाँ कर दें तो ये भाई ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको आर से एक आर इसमें कैंसिल कर दें तो ए आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर सदिश रूप में अगर हम इसको व्यक्त करें तो इस पर एक माइनस चिन्ह और आ जाएगा और कुछ नहीं होना है इसके अंदर। और कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है, जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई एन, एन होती है आवृत्ति, जहाँ एन इक्वल टू
आवृत्ति। तो हम इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ए आर इक्वल टू आर और इसके स्थान पर 2πn का होल स्क्वायर। तो यही ए आर इक्वल टू 4π² आर एन स्क्वायर। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से अवकेंद्रित त्वरण के ये इसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर कोणीय वेग दे रखा है इस तरीके से तो आप इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अगर आवृत्ति दे रखी है तो आप इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो कोण जो अवकेंद्रित त्वरण होता है ये सदैव वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब अवकेंद्रित त्वरण होता है तो वस्तु पर बल भी कार्य करता है, जिसको हम अवकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण उत्पन्न बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो हम मान लें कि वस्तु का द्रव्यमान ए है, द्रव्यमान इक्वल टू m। तो अब केंद्रीय बल F इक्वल टू m और त्वरण v²/r। अब केंद्रीय त्वरण v²/r, द्रव्यमान तो जैसे द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है तो त्वरण के स्थान पर v²/r लिखना है, और v²/r के स्थान पर दूसरा फॉर्मूला लिख दें तो ये F इक्वल टू mr², ये भी इसका फॉर्मूला है। तो v इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल टू r ओमेगा। तो इस तरीके से ये जो अवकेंद्री बल है ये भी हमेशा केंद्र की ओर ही कार्य करता है। तो इसकी जो दिशा होती है वो अवकेंद्रित त्वरण की दिशा में होती है। बल F की दिशा अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा में होती है। तो ये है अवकेंद्रीय बल। थैंक यू।